साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी बस चैनल पे। साथियों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और यहाँ पे कुछ आदिकालीन साहित्य के कुछ जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में आप यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो इतिवृत्ति और आलोचना का संव्यत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की और मतलब जो इतिहास है किस ओर संकेत किया गया है और उसके लेखक हैं यहाँ पे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गारसा दत्तासी हैं, मिश्र बंधु हैं या फिर यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें रामचंद्र शुक्ल आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सही। आगे यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे कि उपर्युक्त कथन के बारे में यहाँ पे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा यहाँ पे लिखा है। तो अगर पूछा जाता है कि इतिहास में विधेयवादी पद्धति के जनक के रूप में कौन माने जाते हैं, मतलब उसकी शुरुआत किसने की है, तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल हो जाएंगे। तो शुक्ल जी ने ही हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति यहाँ पे जो है इनकी जो पद्धति थी वो विधेयवादी यहाँ पे हो जाएगी। इसी के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे लिखा है। आगे यहाँ पे है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। तो यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है किससे, यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि जो आदिकाल है उसको यहाँ पे वीरगाथा काल कहा है। यहाँ पे प्रारंभिक काल दिया हुआ है, उसी को जो है वीरगाथा काल यहाँ पे किसने कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में क्या किसने कहा है। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसने सर्वप्रथम क्या कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने इसको आरंभिक काल कहा है और गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक काल कहा है। यहाँ पे दोनों चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन जो है उपस्थित कर देती हैं जब ऑप्शन में दोनों होता है। तो यहाँ आरंभिक और प्रारंभिक को अच्छे से याद करना है। जब कोई भी प्रारंभ मतलब कोई भी चीज़ शुभारंभ किया जाता है तो यहाँ पे गणपति जी का नाम लिया जाता है, गणेश जी का वाहन किया जाता है। तो प्रारंभ किससे, गणपति से ही किया जाता है और आरंभ यहाँ से मान लेना है कि ये आरंभ जो है मिश्र बंधुओं ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल, जबकि यहाँ पे आचार्य नहीं राहु संकटत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको वीर काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा, जबकि राम कुमार वर्मा ने चारण या संधि काल इसका नाम दिया। वहीं पे डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल नाम दिया है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। तो आधार काल यहाँ पे कहने वाले हैं कौन, तो यहाँ पे मोहन अवस्थी आपका आंसर हो जाएगा कि मोहन अवस्थी ने ही इसको क्या कहा है इसको आधार काल। अभी आपने इसको देखा भी ऊपर। तो आदिकाल को चारण काल किसने नाम दिया है, चारण काल किसने कहा है, इसमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा या फिर यहाँ पे डॉक्टर मोहन अवस्थी। संधि और चारण काल यहाँ पे दोनों राम कुमार वर्मा ने ही कहा है। क्या कहा है, राम कुमार वर्मा ने ही संधि और चारण दोनों काल कहा है। जबकि केवल चारण काल पूछा जाए और ऑप्शन में भी उनका नाम रहे तो जॉर्ज ग्रियर्सन यहाँ पे आंसर आपको टिक करना रहेगा। आगे यहाँ पे है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म यहाँ पे अशुद्ध है, ये आपको बताना है। तो बीजोपन काल कहा है मिश्र बंधु ने, सिद्ध सामंत काल राहुल संकटत्यायन ने, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर वीरगाथा काल यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सब सही हैं। संधि और चारण राहुल संकटत्यायन का है, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा का है, हिंदी यहाँ पे वीरगाथा काल जो है ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो बीजोपन काल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे मिश्र बंधु ने तो यहाँ पे क्या कहा है, आरंभिक काल कहा है। बीजोपन काल यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे यहाँ पे है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो ये प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा, वीरगाथा काल नहीं वीर काल। तो वीरगाथा काल जब कहा जाएगा तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाता है। लेकिन यहाँ जब वीर काल की बात आ गई है, किसकी बात, वीर काल की बात आ जाती है, तो वीर कौन है, यहाँ पे मिश्र बंधु हैं कि राहुल संकटत्यायन की, यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा।
तो विश्वनाथ यहाँ पे आपको आंसर टिक कर देना है, क्योंकि वीर जो होता है पूरे विश्व का एक विजेता हो जाता है, तो आपको इसे ही रिलेट करना है और इसको ऐसे याद करना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल इन्होंने कहा है। और वीर गाथा काल की बात आती है तो यहाँ पे आपको आचार्य शुक्ल लगाना है। आगे है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि किसने कहा है, तो इनका इतिहास ग्रंथ पूछा जाता है तो आपको हिंदी साहित्य का अतीत बताना है, और इसको जो है हिंदी साहित्य में प्रथम काल को किसने कहा, वीर काल, तो यहाँ पे आचार्य क्या बताना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे है कि आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया। प्रश्न को थोड़ा यहाँ पे घुमा दिया गया है और आंसर इसका भी हो जाएगा क्या कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका आंसर यहाँ पे होता है बिल्कुल ही सही। आगे है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया, तो आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये राहु शंकरत्यायन या फिर मिश्र बंधु ने। तो वीर गाथा काल जब कहा जाता है तो यहाँ पे आता है नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, यहाँ पे शुक्ल जी का नाम आता है। यहाँ पे आदिकाल तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आगे यहाँ पे है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, प्रश्न वही है। तो यहाँ पे आप ये समझ लिए प्रश्न यहाँ जाया नहीं हो रहा है, आपको ये प्रश्न बिल्कुल ही कंठस्थ हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को जब हम बार बार देखते हैं तो वो प्रश्न बिल्कुल हमारे दिमाग में छप जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। इन्होंने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है इस प्रकार। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। इन्होंने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है जो इस प्रकार है, आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, रीतकाल या उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर गद्य काल। तो यहाँ पे जो बांटा गया है वो कितने भागों में, 4 भागों इन्होंने बांट दिया है। किसने बांट दिया है, आचार्य शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आने वाला प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रश्न हो गया है तो कोई बात नहीं है। हिंदी साहित्य के यहाँ पे आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा है सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल कहने वाले एक ही लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। क्या होता है, सिद्ध सामंत काल अगर किसी ने कहा है तो वो यहाँ पे हो जाएंगे राहुल शंकरत्यायन। और इनको हम कई बार यहाँ पे देखेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये सिद्ध सामंत काल आ जाए, पूरा दिमाग में छप जाए। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है किसने कहा है, राहुल शंकरत्यायन ने कहा है, आचार्य शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पे भी आपका आंसर होता है ए बिल्कुल ही सही, राहुल शंकरत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। अगर वीर काल पूछा जाता है तो आपको बताना रहेगा कि वीर काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। लेकिन जब वीरगाथा काल पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे शुक्ल जी का नाम लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ सिद्ध सामंत की बात हो रही है तो राहुल शंकरत्यायन आपको यहाँ पे बता देना है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने दिया नाम, तो सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले कौन हो जाएंगे, यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राहुल शंकरत्यायन हैं, मिश्र बंधु हैं। तो ये सिद्ध सामंत काल जो है ये कहा है राहुल शंकरत्यायन ने, और इसको सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन हैं, राहुल शंकरत्यायन हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा क्या, राहुल शंकरत्यायन। अब आप इतनी बार इसको पढ़ लेंगे कि सिद्ध सामंत काल को सिद्ध यहाँ पे किसने किया है, राहुल शंकरत्यायन, ताकि आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। यहाँ पे इस बुक की यही खासियत है कि आपको ये प्रश्न जब तक याद नहीं हो जाता है तब तक वो बार बार दोहराता रहता है उन्हीं प्रश्नों को। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है, तो बीजोपन काल नाम देने वाले यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे आचार्य शुक्ल हैं,
या फिर यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य यहाँ भागीरथ मिश्र हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना है क्या, सी यहाँ पे होता है बिल्कुल ही सही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ बीजोपन काल कहा है, जबकि शुक्ल जी ने यहाँ पे वीरगाथा काल कहा है और यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ ने वीरकाल कहा है। तो अभी बात किसकी हो रही थी, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, यहाँ पे राहुल संकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आगे देखते हैं प्रश्नों को कि हिंदी साहित्य के यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहा है। तो उस बुक का नाम जब पूछा जाता है तो उसको भी ये बता देना है कि जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। और हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे वीरकाल विश्वनाथ ने कहा है, जबकि आदि जो है वीरगाथा काल यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने कहा है और यहाँ पे बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और आदिकाल किसी ने कहा है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। सिद्ध सामंत काल की बात चली है तो यहाँ पे राहुल संकृत्यायन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न अब हो जाएंगे बिल्कुल ही याद, इस तरह से हो जाएंगे बिल्कुल ही कंठस्थ। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल नहीं है, तो यहाँ पे वीरगाथा काल है, गद्य काल है, चारण काल है, सिद्ध सामंत काल है। तो यहाँ पे जो गद्य काल है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाता है, ये इसमें नहीं है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीरकाल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इत्यादि नामों से अवहित किया गया है, जबकि गद्य काल आधुनिक काल को कहा गया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हमने जाना कि आरंभिक काल किसने कहा है, तो आरंभिक काल यहाँ पे मिश्र बंधु ने कहा है। लेकिन जब प्रारंभिक काल की बात आती है तो किसने कहा है, तो यहाँ पे किसने कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। आगे यहाँ पे है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, ये यहाँ पे प्रश्न आपका आ गया है। तो यहाँ पे डॉक्टर ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ने अपनी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में यहाँ पे आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। क्या कहा है, प्रारंभिक काल कहा है। किसमें कहा है, तो उनकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो यहाँ पे आपका याद करने वाला चीज़ क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, और आदिकाल को यहाँ पे आरंभिक काल कहा है, ये भी यहाँ पे याद करना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये उत्तर कुंजी में नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये संशोधित किया गया बाद में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्रारंभिक काल कहा है किसने, गणपति चंद्रगुप्त ने। और आदिकाल को अगर पूछा जाता है आरंभिक काल किसने कहा है, तो फिर यहाँ पे मान के चलना है कि मिश्र बंधु जी यहाँ पे कहते हैं क्या, आरंभिक काल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, जब वैज्ञानिक इतिहास की बात आती है तो यहाँ पे नामवर सिंह हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, राम कुमार वर्मा या फिर गणपति चंद्रगुप्त हैं। तो यहाँ पे गणपति चंद्रगुप्त हैं। क्या, वैज्ञानिक इतिहास। ज्ञान कहाँ से आता है तो एक ही जगह से, क्योंकि जब सबसे पहले पूजा पाठ की जाती है तो ज्ञान देने वाले, बुद्धि प्रदान करने वाले क्या हैं, गणपति हैं। तो वैज्ञानिक में भी ज्ञान आ रहा है, गणपति में भी ज्ञान की प्रतिमूर्ति आ रही है, किसकी, गणेश जी की। तो यहाँ पे आपको इसको भी रिलेट कर लेना है। और इनका प्रारंभ जो शुरुआत की है, इन्होंने नाम जो दिया है वो प्रारंभिक काल हो जाएगा, आरंभिक काल नहीं। आरंभिक काल तो यहाँ पे किसका हो जाता है, मिश्र बंधुओं का हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है, राहुल संकृत्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने यहाँ पे गोरखनाथ का समय जो माना है वो 11वीं शताब्दी माना है। आपका आंसर डी यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। राहुल संकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं, जबकि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखवाणी शीर्षक से किया है। तो अगर पूछा जाता है कि गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखवाणी शीर्षक से किसने किया है, तो यहाँ पे आपका आंसर होएगा क्या,
कि यहाँ पे गोरखवाणी शीर्षक से किया है। किसने किया है तब यहाँ पे आपको बताना है। पीताम्बर दत्त यहाँ पे बर्थवाल हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, एक दूसरी सूची से यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। राहुल शंकरत्यायन ने इसको सिद्धि सामंत काल कहा है। और मिश्र बंधु ने इसको प्रारंभिक काल कहा है। तो यहाँ पे प्रारंभिक कर दिया है, जबकि इनका मिश्र बंधु का यहाँ पे आरंभिक होना चाहिए। आगे यहाँ पे आप लोग इसको जो है फिर से देखते हैं मिलान करने के बाद। तो यहाँ पे आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है। राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है तो ये छपेगा। आगे है कि इसमें से किस साहित्यकार ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का संसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। बच्चन सिंह हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर राम शंकर शुक्ल रसाल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका आंसर सी होता है। इसमें रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या क्या नाम दिया है ये यहाँ पे आप देख लेंगे। हिंदी के एक गद्य साहित्य है, गद्य आविर्भाव है, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार। तो ये सारी चीज़ें नाम देने वाले कौन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव काल संवत 1900 से 1925, आधुनिक साहित्य का परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान काल संवत यहाँ पे 1925 से 1950, गद्य साहित्य का प्रचार द्वितीय उत्थान, विक्रम संवत 1950 से 1975, गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रट लें, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। तो ये जो आचार्य शुक्ल का ये जो इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है, गद्य साहित्य की विभक्ति के बारे में, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें ताकि आपका ये छूटे ना। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो ये 693 है, या फिर 700 है, या फिर 1050 है, या फिर 1000 है। तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा के बारे में जो आंसर आपको बताना है वो क्या हो जाएगा। तो 693 इन्होंने अपना समय काल माना है। किसने, राम कुमार वर्मा के अनुसार अगर पूछा जाता है 693 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या होता है, 693 राम कुमार वर्मा जी के अनुसार आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राम कुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अब इनकी बुक का नाम क्या हो गया। यहाँ पे आप रटेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा किसका, राम कुमार वर्मा का। सन 1938 में ये प्रकाशित हुआ और उन्होंने विशेष कालखंड सन 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया और विवेच ग्रंथ 7 प्रकरणों में संधि काल, चारण काल और भक्ति काल की अनुक्रमिक भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा इसको जो है कृष्ण काव्य में विभाजित किया। कितने खंडों में, 7 खंडों में। अगर पूछा जाता है यहाँ पे राम कुमार वर्मा ने इसको कितनों खंडों में बांटा है, तो यहाँ पे 7 खंड में इन्होंने इसको बांटा है। इस आधार पर वर्मा जी ने साहित्य का आरंभ जो है कब से मानते हैं, 693 ईस्वी से मानते आ रहे हैं। आगे यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। तो लौकिक संस्कृत है, वैदिक है, प्राकृत है, या फिर पाली है। तो वैदिक से जुड़ी हुई भाषा पूछी जा रही है तो यहाँ पे पाली आपका आंसर होता है। क्या हो जाएगा, पाली। बौद्ध से जुड़ी हुई भाषा पाली है। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। इसमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों में है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पाली भाषा पहुँची और जैन धर्म के साथ अर्धमगधी प्राकृत भाषा को साहित्य महत्वपूर्ण की तुलना से पश्चिम से अधिक जो है पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ। तो इसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे प्राकृत से ही शुरुआत होती है, उसके बाद पाली का संबंध यहाँ पे बौद्ध धर्म से माना गया है। अगर बौद्ध धर्म से पूछा जाता है किस भाषा का संबंध है तो पाली वहाँ पे आँख मूंद के लगाना है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी
रचना कौन सी है? तो उसको बताना है खुमान रासो है, ढोला मारू दुआ है, या फिर भारतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंदिका। तो यहाँ पे भारतेश्वर बाहुबली रास यहाँ पे हो जाएगा क्या कि अपभ्रंश साहित्य हिंदी रचना पूछी जा रही है, निम्नांकित में से कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। आगे यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में कि अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 है, जबकि मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो यहाँ पे किसने माना है कि जैन साहित्य की प्रथम यहाँ पे रचना मानी जाती है। इसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। शालिभद्र सूरी ने पंचपांडव चरित रास की भी रचना की है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थान पर दलपत विजय शब्द देख करके आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपत विजय ने ही खुमान रासों का जो है कवि था। ढोला मारूरा दुआ के कवि कल्लोल हैं, जबकि यहाँ पे ढोला मारू दुआ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध है और मौखिक परंपरा में सुना गया या फिर यहाँ पे सुना जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे जानकारियाँ आपको मिलती हुई। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो यहाँ पे भारतेश्वर बाहुबली रास है, चंदनमाला रास है, नेमिनाथ रास है, या फिर बसंत विलास है। तो अपभ्रंश से प्रभावित कोई भी रचना की बात आती है तो यहाँ पे आपको भारतेश्वर बाहुबली रास आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। क्या? भारतेश्वर बाहुबली रास। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम यहाँ पे आपको बताना है। नेमिनाथ रास है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, सुमितगढ़ रास है, जय मयंक जस चंदिका है। बी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे भारतेश्वर बाहुबली रास, बिल्कुल ही सही। शालिभद्र सूरी की रचना क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। इस प्रकार आप जब इन प्रश्नों को कई बार दोहराते हुए चलेंगे पढ़ते हुए, तो ये जो आपको कठिन लग रही हैं रचनाएं, वो सारी रचनाएं आपको जो है याद हो जाएंगी। आगे यहाँ पे अब प्रश्नों को यहाँ पे देते हैं विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से और उसको जो है पढ़ते रहिए। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते हुए मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।